चलिए, क्या हालचाल? ठीक है। तो आज जो है बारिश हो गया ना। हाँ, बारिश आज हो गया। तो हमको तो लग रहा था पता नहीं क्लास होगा कि नहीं होगा, समझे। लेकिन फाइनली बारिश रुक भी गया और क्लास भी आपका हो रहा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बारिश का होना भी जरूरी है। देखिए, हम आपको एक बात बोले थे, पता नहीं आपको याद है या भूल गए। हम आपको ये बोले थे कि क्लास रेगुलर क्लास आवश्यक होता है। और हम आपको ये भी बात बोले थे कि बारिश में, बाद बाकी तो आप समझ ही गए। और जब बाद में असफलता हाथ लगेगा तो फिर हार्टली तो आत्मा से तो वो दोषी अपने आप को ही मानेगा, लेकिन अपना दोष किसी दूसरे पर फेंकने का काम करेगा। समझ गए? तो ठीक है, जो है सब ठीक है और सबका रिजल्ट भी होना पॉसिबल नहीं है, सबका हो भी नहीं सकता। बाद बाकी तो इशारा काफी है आपको। बुझनुखे तो हैं आप लोग, मतलब समझने में ही माहिर हैं। तो आइए, लेकिन हाँ, इन चीजों को आप लोग बहाना नहीं बनाएंगे। कुछ भी हो, क्लास अगर हो रहा है तो क्लास अटेंड करना है, समझे। ऐसे में अगर बहाना बनाइएगा तो कभी बारिश होगा, कभी धूप होगा, कभी ठंडा होगा, तो हमेशा तो कुछ ना कुछ होते ही रहता है। बहानेबाज लोग जो है ना, कभी भी सर्वोच्चता को प्राप्त नहीं करता है। और सर्वोच्चता को प्राप्त करने के लिए जीवन में काफी ज्यादा त्याग करना पड़ता है, काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के आप सर्वोच्चता को प्राप्त कर पाते हैं। छोटा छोटा बहाना अगर आप बनाइएगा तो फिर दिक्कत है, और भारी दिक्कत है। और किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर मत जाइए। आप अपने आप को समझते हैं, अपने अनुसार आप काम कीजिए। कोई आम कहेगा, कोई इमली कहेगा, कोई कटहल कहेगा, कोई लीची कहेगा। आप अपने अनुसार काम कीजिए। और हमेशा, जैसे आप बिहार एसआई का तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहना है। मिल जाएगा। अरे, ये जो 64 मेंस वाला परीक्षा नहीं हुआ है, 64 मेंस वाला, उसी का क्वेश्चन देने के चक्कर में थोड़ा और लेट हो गया। एकदम सबसे ज्यादा अपडेटेड बुक आपको मिलेगा। 64 मेंस वाला जो परीक्षा हुआ है, उसका भी क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं, समझे। नहीं, उसको छोड़ कैसे देंगे? जब परीक्षा हो चुका है तो देंगे काहे नहीं? क्या होगा, 2-3 दिन और लेट होगा, समझे। मिल जाएगा, इस माह में मिल जाएगा। अरे, इस माह में मिलेगा आपको बुक। आज क्या तारीख है? 27 हो गया, 30 का महीना है। अरे, मिल जाएगा बुक। तो शांत रहिए, अब क्वेश्चन बैंक आपको दे देंगे, ठीक है। थोड़ा बेहतर
काम में समय देना पड़ता है, समझे, और कोई खास बात ना है। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं कि हम लोग अपने से काम करते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है, और कोई खास वजह ना है। अगर हम भी कंटेंट राइटर लिख करके काम करवाते तो हम आपको कब का बुक दे दिए रहते, लेकिन है कि काम हम लोग अपने से करते हैं, तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा लेट हो जा रहा है बुक में, और कोई खास वजह नहीं है। तो दो चार दिन की इस माह में हम आपको दे देंगे, आप भरोसा रखिए, समझे। अरे दे देंगे हम आपको, रविवार को बुला के हम आपको देंगे बुक, ठीक है। रविवार को 30 तारीख है ना, रविवार को बुके देने के लिए बुलाएंगे हम आपको, समझे। देखते हैं, हम प्रयास करते हैं। ताली मत बजाइए, जब मिलेगा तब ताली बजाइएगा। तो मारेंगे मुझे तो चुप। चलिए, तो अच्छे से काम कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, और जो है क्लास रेगुलर कीजिए, और एक बार में सफलता मिल सकता है और आपको मिलेगा। हम आपको बता रहे हैं, पिछली बार ज्ञान बिंदु एकेडमी के नाम से फिजिकल चलाता है इंद्रेश, पिछली बार भी सिर्फ उनके एकेडमी से लड़का लड़की दोनों मिला करके जो है 100 के आसपास लोग का मेरिट बना था, सिर्फ उनके यहाँ से, संस्थान के 100 के आसपास लड़का लड़की का। और इस बार तो अप्रॉक्स में 150 के आसपास जो है उनके यहाँ से बनना चाहिए रिजल्ट। तो वो हमको बता रहा था कि इस बार जो बच्चा आया है, यानी संस्थान से उनके फिजिकल एकेडमी में, ज्ञान बिंदु के नाम से ही चलाता, इंद्रेश नाम है, वो बता रहा था कि मैक्सिमम फ्रेशर लड़का था जो पहली बार परीक्षा दे रहा था, मैक्सिमम फ्रेशर लड़का था जो पहली बार परीक्षा दे रहा था संस्थान का, जो उनके यहाँ फिजिकल करने के लिए गया। तो जो फ्रेशर होता है ना, उसका दिमाग सादा कागज की तरह होता है, जो भी बात बोलते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, चीजों को अच्छे से समझता है। माइंड ब्लैंक है तो स्वाभाविक सी बात है, सादा कागज है, जो लिखना है आप लिख दीजिए। तो फ्रेशर का माइंड जो होता है ब्लैंक होता है, उस पर जो लिखेंगे वो लिखा जाता है। अपने संस्थान की अगर आप बात करेंगे तो जो रिजल्ट हुआ है, हम जो देख रहे हैं, फ्रेशर का ज्यादा रिजल्ट हुआ है, फ्रेशर का ज्यादा रिजल्ट हुआ है, पहली बार वाले का ज्यादा रिजल्ट हुआ है, समझ गए। तो आप फ्रेशर जो है, दूसरी तीसरी बार वालों का तो रिजल्ट होता ही होता है, लेकिन जो फ्रेशर है, जो पहली बार देने जा रहे हैं, आप ये ना सोचे कि पहली बार है रिजल्ट नहीं होगा, एकदम होगा। क्या बात करते हैं, निश्चित तौर पर होगा, बस अच्छे से मेहनत कीजिए, समझ गए। तो इधर उधर भटकाव की स्थिति अपने आप में उत्पन्न नहीं करना है, एकाग्रचित होकर क्वेश्चन बैंक को देखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाना है। और कोई भी व्यक्ति एक दिन में रिजल्ट नहीं ले लेता है, रिजल्ट के पीछे उनके महीनों का, सालों का तपस्या होता है, समझे। तो ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की विशेषता। चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की विशेषता। विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता। देखिए, समझिएगा, जैसे आप में से किसी का नाम होगा पिंकी, किसी का चिंकी, किसी का मिनकी, समझ गए, कुछ ना कुछ नाम होगा आपका, समझे। उसी प्रकार से जो है, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, पिंकी का नाम है पिंकी। तो वैसे ही
जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान का नाम है भारत का संविधान, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो भारत का संविधान है, जिसका हिंदी में नाम है भारत का संविधान और अंग्रेजी में नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। इस संविधान की कई विशेषताएं हैं, जिसमें पहली विशेषता हम आपको बता चुके हैं। इस संविधान की जो पहली विशेषता है वह यह है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान की अनेकों विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद भारत के संविधान ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत के संविधान ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली, अब क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर जो भारत का संविधान है, भारत का लिखित संविधान संघीय संविधान है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। क्या होता है संघात्मक और एकात्मक, इस चीज को आगे हम आपको समझाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो जो भारतीय संविधान है, भारत का संविधान संघात्मक है, लेकिन इसका झुकाव अगर देखा जाए तो इसका झुकाव जो है आपको एकात्मकता की ओर है, एकात्मकता की ओर है। क्या है इसको हम लोग समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। फिर आपको जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान का संक्षेप, भारतीय संविधान का संक्षेप, भारतीय संविधान का संक्षेपित रूप ही है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जैसे अगर आप नवोदय सबका, नेतरहाट सबका, सैनिक सबका तैयारी किए होंगे, तो उसमें जब हम तैयारी किए थे, सैनिक का तैयारी किए थे, तो उसमें जो है आपको जैसे एक पैराग्राफ लिखा होता था और उसको शॉर्ट करना होता था, और फिर एक पैराग्राफ लिखा होता था, उसको एक शीर्षक देना होता था, उसको एक नाम देना होता था कि कोई कहानी लिख देता था, उस कहानी का उचित नाम क्या होगा। इस प्रकार का चीज जो है देखे हैं हम। तो जैसे संविधान, भारत का संविधान तो काफी व्यापक है। इस संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है, प्रस्तावना है। भारत का संविधान तो काफी व्यापक है, भारत का संविधान तो काफी व्यापक है। लेकिन अगर संक्षेप में आपको समझना है कि भारत के संविधान में आखिरकार है क्या, अगर संक्षेप में आपको समझना है कि आखिरकार भारत के संविधान में क्या क्या है, उसको अगर संक्षेप में आपको जानना है तो आपको प्रस्तावना को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि आखिरकार भारत के संविधान में है क्या। तो प्रस्तावना संविधान का एक प्रकार से सार संग्रह है।
प्रस्तावना संविधान का एक प्रकार से सार संग्रह है। इसको एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा और अगर आप समझे तो देखिए, जैसे कोई अच्छा बुक अगर आप लेंगे ना तो उसमें विस्तार पूर्वक चैप्टर में चीजों को दिया गया होगा और अंतिम में एक कॉलम बना करके सार संग्रह लिख दिया जाता है, जिसमें उस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उस महत्वपूर्ण तथ्य को उसमें लिखने का काम किया जाता है। कभी इस प्रकार का बुक पढ़े हैं? निश्चित तौर पर आप पढ़े होंगे। जैसे आप भारती भवन का बुक पढ़िए, भारती भवन का बुक आप पढ़िए, पहले चैप्टर विस्तार पूर्वक होगा, फिर संक्षेप में महत्वपूर्ण चीज को दे देता है कि मतलब अगर आप के पास चैप्टर पढ़ने का समय ना है तो उस चैप्टर का जो संक्षेप है उसको आप पढ़ लीजिए, उससे भी आपका काम चल सकता है। समझ गए? तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना संविधान का एक प्रकार से कहा जाए तो प्रस्तावना संविधान का एक प्रकार से सार संग्रह है, सार संग्रह। तो अगर आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे, प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित करता है और प्रस्तावना संविधान का अंग है। मतलब भारत का संविधान भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित करता है। भारत का संविधान भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित करता है। यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही भारत को गणराज्य घोषित करता है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित करता है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इन सभी चीजों को भी हम लोग देखेंगे। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत को भारतीय संविधान ने संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया है। फिर आपको भारतीय संविधान की अगली विशेषता है कि भारतीय संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया है। फिर आपको भारत के संविधान ने भारत को गणराज्य घोषित किया है। फिर भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। फिर भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में हम सभी सिर्फ और सिर्फ भारतवासी हैं, हम सभी सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं, हम सभी किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। जैसे मान लिया जाए आपका जन्म अगर बिहार में हुआ है तो आप बिहारी नहीं हैं, अगर आपका जन्म बंगाल में हुआ है आप बंगाली नहीं हैं, आपका जन्म झारखंड में हुआ है तो आप झारखंडी नहीं हैं, बल्कि हम सभी भारतीय हैं। हम सभी क्या है? भारतीय। हम सभी सिर्फ और सिर्फ क्या है? भारतीय। तो भारत का संविधान एक नागरिकता, एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो जो भारत का संविधान है यह एक नागरिकता, एकल नागरिकता को लेकर प्रावधान करता है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो आगे इसको भी हम लोग समझेंगे, एकल नागरिकता। फिर आपको भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान में आपात उपबंध इमरजेंसी की चर्चा है, यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। फिर भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को लेकर प्रावधान किया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को लेकर भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है। फिर आपको भारत में कई सारे स्वतंत्र निकाय भी हैं, कई सारे स्वतंत्र निकाय भी हैं। फिर भारतीय संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिलेगा, भाग 3 में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार मिलेगा, यह भी एक विशेषता है। फिर भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मिलेगा, यानी डीपीएसपी मिलेगा। फिर भारतीय संविधान में आपको मौलिक कर्तव्य मिलेगा या मूल कर्तव्य मिलेगा, मूल कर्तव्य मिलेगा। ये सभी इसके अलावे, ये सभी भारतीय संविधान की विशेषता है। और इसके अलावे भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की बात करता है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की बात करता है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो इतना कुछ, ये सभी के सभी अगर हम लोग देखें तो ये सभी के सभी कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की विशेषता है। ऐसे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे चीजों को, वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। लेकिन यहां पर भारतीय संविधान की विशेषता को समग्रता से हम लोग देखेंगे और जैसे जैसे चीजों को आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब बात जो है आपको और भी स्पष्ट होता हुआ जाएगा। लेकिन यहां पर संविधान की विशेषताओं को समग्रता से हम लोग समझने का अब प्रयास करते हैं। तो ये तो एक प्रकार से हम संक्षेप में बता दिए कि फलना 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 भारतीय संविधान की विशेषता है। अब जो फलना 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 भारतीय संविधान की विशेषता है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है और परीक्षा के लिहाज से यहां पर किन चीजों को हमें याद रखना है, इसका अर्थ क्या है और परीक्षा के लिहाज से किन चीजों को हमें याद रखना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। समन्वय का मतलब होता है मिश्रण, बल्कि दोनों का मिश्रण है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के जाके देखिएगा, आप यानी ओवरऑल हर एग्जाम की बात कर रहे हैं, आपके बिहार एसआई परीक्षा में नहीं पूछा है, ओवरऑल हर एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप परीक्षा, वनडे परीक्षा का क्वेश्चन बैंक पलट के जाके देखिएगा, आपको वहां पर यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन में रहेगा कठोर है, दूसरा ऑप्शन में रहेगा लचीला है, तीसरा ऑप्शन में रहेगा बहुत कठोर है, अगला ऑप्शन में रहेगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। यानी कुछ प्रावधान कठोर है और कुछ प्रावधान लचीला है। उसके कहने का मतलब यह हुआ, मतलब दोनों का मिश्रण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको कठोर और लचीले का मिश्रण है, या कठोर और लचीले का समन्वय है, या आंशिक तौर पर कठोर और आंशिक तौर पर लचीला है, आंशिक तौर पर कठोर और आंशिक तौर पर लचीला है। तो कंपटीशन के लिहाज से तो पहली बात आपको यही याद रखना है। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट के जाके देख लीजिएगा, चाहे वह लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे क्राउन हो, या अन्य कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, भारतीय संविधान की विशेषता अगर चैप्टर होगा तो उसमें जाकर के आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न में देखने को आपको मिलेगा। और किसी भी परीक्षा में जब कोई भी प्रश्न पूछ देता है ना, तो आगे के किसी कंपटीशन में उस प्रश्न के पूछने की पूरी संभावना जो है आपको होती है। तो
जो भारत का संविधान है ना तो कठोर है, ना तो बहुत कठोर है और ना ही बहुत लचीला है, बल्कि दोनों का समन्वय मिश्रण है, दोनों का समन्वय मिश्रण है। देखिए किस आधार पर या किस पैमाना पर, एकदम देख लीजिए मोबाइल में मुंह, मतलब क्लासों सेल्फी लेने के लिए आते हैं। क्या कर रहे थे आप? मोबाइल में मुंह देख रहे थे कि सेल्फी ले रहे थे कि नोट देख रहे थे? हो सकता है नोट भी देख सकती है। क्लास में मोबाइल मत चलाइए, एकदम ऐसे करके जो है मुंह छुपा रही है। अब बताइए, चलिए अब इस बात को सब, अब मुंह पर से हाथ हटाइए, अब समझिए। आखिरकार संविधान को कठोर और लचीला किस आधार पर घोषित किया जाता है? किसी भी देश के संविधान को, किसी भी देश के संविधान को कठोर या लचीला किस आधार पर घोषित किया जाता है? देखिए, संविधान को कठोर और लचीला किस आधार पर माना जाता है, इस बात को आप समझिएगा। अगर किसी देश के संविधान के संशोधन में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती हो या किसी देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया काफी कठोर हो, किसी देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अगर काफी कठोर हो, मतलब संशोधन करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, संशोधन करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, संशोधन करने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो, मतलब संशोधन अपने आप में एक बड़ा टास्क हो, संशोधन अपने आप में एक बड़ा टास्क हो। तो उस देश के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है, उस देश के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान की अगर हम बात करें तो अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान माना जाता है, क्योंकि वहां पर संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है, बहुत झमेला है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत झमेला का काम है और बहुत कठोर है, काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है अमेरिका के संविधान में संशोधन की। यही वजह है कि अमेरिका के संविधान को कठोर संविधान माना जाता है। वहीं लचीला संविधान की अगर हम लोग बात करें, जिस देश के संविधान में संशोधन सामान्य कानूनी प्रक्रिया से हो जाए, जिस देश के संविधान में संशोधन सामान्य कानूनी प्रक्रिया से हो जाए, साधारण बहुमत से हो जाए, सामान्य कानूनी प्रक्रिया से हो जाए या साधारण बहुमत से हो जाए, उस देश का संविधान लचीला माना जाता है, उस देश का संविधान लचीला माना जाता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है, लचीला संविधान का उदाहरण है।
क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना काफी आसान है, काफी आसान है। तो जब भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के सदस्य कर रहे थे, तो संविधान सभा के सदस्यों ने अमेरिका के संविधान को भी पढ़ा था और ब्रिटेन के संविधान को भी पढ़ा था। तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले सदस्यों ने ना तो पूरी तरीका से अमेरिका की कठोरतापन का अनुसरण किया, ना ही ब्रिटेन के लचीलापन का अनुसरण किया, बल्कि दोनों को मिश्रित करके भारत के संविधान को आंशिक तौर पर कठोर और आंशिक तौर पर लचीला बना दिया गया। भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है, भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है। जब आप अनुच्छेद 368 को पढ़ेंगे तो उसमें तीन प्रकार से संविधान में संशोधन करने की बात की गई है। एक, साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन, और तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से संशोधन। जैसे साधारण बहुमत, जैसे मान लिया जाए भारत में नए राज्यों का निर्माण करना है, तो नए राज्यों का निर्माण भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर कर देती है और उसे संविधान संशोधन तो माना भी नहीं जाता है। भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर हो जाते हैं। भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन, कुछ संशोधन साधारण बहुमत के आधार पर हो जाते हैं, जिसे संविधान संशोधन माना भी नहीं जाता है। फिर वही भारतीय संविधान में कुछ संशोधन विशेष बहुमत, मतलब संसद के 2/3 बहुमत से होता है, और फिर कुछ प्रावधान में संशोधन संसद के 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल के समर्थन से होता है। जैसे अगर मान लिया जाए भारतीय संविधान में वैसे संशोधन करने हैं जो भारत की शासन प्रणाली को प्रभावित करता हो, जैसे भारत में जब जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया जा रहा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया जा रहा था, तो इसको लेकर के संविधान में संशोधन किया गया 101वां संविधान संशोधन के तहत, और जीएसटी को लागू करने को लेकर संविधान में संशोधन हुआ, और विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत से संशोधन हुआ। और इतना ही नहीं बल्कि भारत के आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल को समर्थन भी देना पड़ा, तब जाकर के जीएसटी देश में लागू हो पाया। और जीएसटी कहीं ना कहीं भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित करता है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी कहीं ना कहीं भारत के संघीय ढांचा को प्रभावित करता है। तो आप देख रहे हैं कि भारत के संविधान में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से भी संशोधन हो रहा है, और इस आधार पर संशोधन वैसे प्रावधान को लेकर ही होता है जो कि भारत की संघीय ढांचा को प्रभावित करता है, भारत की प्रशासनिक ढांचा को प्रभावित करता है। उसी में संशोधन विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन से होता है। तो ये तो अमेरिका वाली बात हो गई, और साधारण बहुमत के आधार पर भी हो रहा है। ये ब्रिटेन वाली बात हो गई। मतलब भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है, दोनों का मिश्रण है। स्पष्ट हुआ कुछ? हाँ। और फिर
आपको आगे जब संविधान संशोधन बताएंगे तो वहां पर साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन, वहां पर इस बात की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। यहां पर अगर करने लगेंगे ना तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे और हमारा टाइम भी लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर बस इतना ही रहने दीजिए, आप समझे। इसके बाद भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की एक विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसको समझना है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की अगर बात की जाए तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया है, ब्रिटेन से। वैसी शासन प्रणाली जिसमें शासन प्रशासन मंत्रियों के माध्यम से चलाया जाता हो और वह मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार हो, वह मंत्री संसद के प्रति जिम्मेदार हो, यही शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। यही शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। एक बार फिर से इस बात को आप समझिएगा, सुनिएगा। देखिए, शासन की वैसी प्रणाली जिसमें शासन देश में मंत्रियों के माध्यम से चलाया जाता हो और वह मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह हो, वह मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह हो, इसी को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। जैसे भारत में अगर हम लोग शासन प्रशासन को देखें तो भारत में शासन प्रशासन केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को सहयोग करने वाले जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, हमारे देश में शासन प्रशासन यही सब लोग चलाते हैं। देश में शासन मोदी जी और उनका मंत्री ने चलाता है कि कोई और चलाता है? कोई और नहीं चलाता है। हाँ, अरे देश में शासन प्रशासन मंत्री चलाता है तब ना। नीट एग्जाम में घोटाला हुआ, जिसको लेकर सवाल किससे किया जा रहा है? भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया जा रहा है। और देखिए, बिहार का एकमात्र सांसद पप्पू यादव नीट परीक्षा दोबारा कंडक्ट करवाने को लेकर के अपने शपथ ग्रहण में ही मांग कर दिया। और वो जो शपथ ग्रहण कर रहे थे, आप देखेंगे टी शर्ट एक पहने हुए हैं, ऊपर से शर्ट है या शर्ट है ऊपर से टी शर्ट है, कपड़ा पे उतना गौर नहीं किया, लेकिन उनके टी शर्ट या शर्ट पे लिखा री नीट, और शपथ ग्रहण में उन्होंने री नीट की मांग की है। दूसरी बात, उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में ही यह भी मांग किया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। देखिए, संकट के घड़ी में वो खड़ा रहता है, उनसे जितना हो सकता है वो हेल्प करते हैं। अब आप कहिएगा सब चीज वही हेल्प कर दे तो उनके भी क्षेत्राधिकार में बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन हां, वो क्या करते हैं जानते हैं? उनके काम करने का तरीका क्या है, समझिए।
जैसे उनसे जो है सब लोग खुश नहीं रहता है, विशेष तौर पर जो पैसा वाला लोग हैं वो उनसे खुश नहीं रहता है, लेकिन जो गरीब गुरबा है वो खुश रहता है। वो करता क्या है, पैसा वाला लोग से पैसा लेता है और गरीब को देता है। ठीक है, ये काम करता है वो, समझे? तो एक प्रकार से ठीक भी है, एक प्रकार से खराब भी है, दोनों चीज है। लेकिन हां, आप बिहार हो या देश, कोई भी मुद्दा हो, कहीं भी हो, वो पहुंचता जरूर है, समझ गए? रीनीट को लेकर के मांग किया है बिहार के ही, बिहार 40 लोकसभा सीट देता है, 40 में से 30 को लगभग जो है बीजेपी को दिया है, एनडीए गठबंधन, बीजेपी ने एनडीए गठबंधन को दिया है। लेकिन एक भी 40 में से 40 मानिए, दोनों गठबंधन को मानिए आप, इंडिया एनडीए दोनों गठबंधन को मानिए, बिहार ने 40 लोकसभा सदस्य को लोकसभा भेजा है, लेकिन उसमें से एकमात्र आपका सांसद पप्पू यादव रीनीट की मांग किया, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने का मांग किया, दूसरा कोई मांग किया नहीं किया, समझ गए? तो ठीक है। तो अब देखिएगा कि नीट परीक्षा में धांधली हुआ, तो सवाल किससे किया जा रहा? भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से। पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना हुआ, सवाल किससे किया गया? भारत सरकार के रेल मंत्री से सवाल किया गया, भारत सरकार के रेल मंत्री से सवाल किया गया, क्योंकि शासन प्रशासन वही देख रहा है, रेलवे उनके अधीन है, रेलवे में कुछ भी होगा सवाल रेल मंत्री से पूछा जाना चाहिए। तो ये दो एग्जाम्पल आपको और भी स्पष्ट कर रहा होगा कि हां, देश में जो शासन प्रशासन है वह मंत्रियों के द्वारा, भारत सरकार के मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता है। और ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? ये मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को पढ़िए, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को पढ़िए, आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3 को पढ़िए। 75 का क्लाउज 3 यह कहता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और लोकसभा संसद के 2 सदनों में से एक सदन है। संसद का 2 सदन होता है, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा संसद के 2 सदनों में से एक सदन होता है, अर्थात लोकसभा को आप संसद मान सकते हैं, और केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो केंद्र में मंत्री है वह तब तक मंत्री बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और उनके मंत्री परिषद के मंत्री तब तक मंत्री रहेंगे जब तक मोदी जी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा। यही तो संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली होने के लिए और भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण है, 2 सदनों वाली विधायिका होगी। संसदीय शासन प्रणाली का एक गुण है, 2 सदनों वाली विधायिका होगी, और भारत में 2 सदनों वाली विधायिका है। भारत में जो 2 सदनों वाली विधायिका है, एक है लोकसभा और एक दूसरा है राज्यसभा। एक है लोकसभा और एक दूसरा है आपको राज्यसभा। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। आशा करते हैं इस बात को आप समझे होंगे। कुछ समझे? क्लियर है? अब इसके बाद अगला है भारतीय संविधान। संघात्मक गुण वाला संविधान है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। एकात्मकता की ओर है। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से आप समझिएगा, और बहुत महत्वपूर्ण है ये बात, समझे? तो आइएगा,
है, सुने नहीं रहे हैं, एक आध को जवाब दीजिए तो। कठोर संविधान का उदाहरण किस देश का संविधान? अमेरिका ना। लचीला संविधान का उदाहरण ब्रिटेन ना। भारत का संविधान कठोर है, लचीला है, बहुत कठोर है, बहुत लचीला है, दोनों का मिश्रण है। क्लियर है ना ये बात? चलिए ठीक है। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत ने किस देश का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया? किस देश का? ब्रिटेन का ना। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, संसदीय शासन प्रणाली में शासन प्रशासन देश में कौन चलाता है? मंत्री लोग ना। और केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक तौर पर कौन सदन के प्रति उत्तरदायी? कौन सदन? लोकसभा के प्रति ना। और संसदीय शासन प्रणाली के लिए संसद के 2 सदनों का होना जरूरी है ना। और भारत में संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। चलिए ठीक है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान में संघात्मक गुण है, लेकिन इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इस बात को समझना है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली को समझना होगा। संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली को आपको समझना होगा। तो अब यहां पर हम लोग समझते हैं, इस बात को समझ जाइएगा ना, तब उस बात को भी समझ जाइएगा कि भारतीय संविधान विशेषता में संघात्मक है और इसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। इस बात को आप तब समझ पाएंगे जब आप संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली को समझेंगे तब। समझिए, संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली। क्या हो रहा है? खूब मजा मारते हैं आप लोग भी ना। क्या हो रहा है वहां पे? क्या है वहां पे? है क्या? क्या कर रहा है? क्या? इंस्टाग्राम चला रहा है? हे भगवान, एक से एक नमूना सब है ना। बंद कीजिए, मोबाइल लेके हम चूर देंगे। मोबाइल चुराया है, आपको नहीं पता है? आप ही के बैच में चुराया है। समझ आइए। देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली, एक तो पहली बात यह है, संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतरीन उदाहरण अमेरिका को माना जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है अमेरिका को। अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। और एकात्मक शासन प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है ब्रिटेन को एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। देखिए, शासन प्रणाली संघात्मक हो या एकात्मक, दोनों प्रकार के शासन प्रणाली वाले देशों में
केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में होता है। जैसे भारत है, भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है। भारत में एक केंद्र सरकार है जो पूरे देश के शासन प्रशासन को संचालित करता है, और भारत में जो 28 राज्य है, भारत के 28 के 28 राज्यों में राज्य सरकार है। भारत के 28 के 28 राज्यों में राज्य सरकार है। बिहार की राज्य सरकार है, नीतीश कुमार जी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। तो ये सब राज्य सरकार है, तो कोई भी देश हो, चाहे संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश हो या चाहे एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश हो, सभी देशों में एक केंद्र सरकार होगा और एक राज्य सरकार होगा। जैसे अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है तो वहां पर एक केंद्र सरकार है और वहां पर एक राज्य सरकार भी है, और प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार भी है। अमेरिका में 50 प्रांत है, 50 प्रांतों में अपना अलग अलग राज्य सरकार है। फिर ब्रिटेन एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहां पर भी केंद्र है और राज्य है, देखिए, जो संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होता है, यहां पर दो प्रकार की सरकारें होती है। एक केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। और संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों का महत्व बराबर होता है। संघात्मक शासन प्रणाली की अगर आप बात करेंगे तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों एक साथ अस्तित्व में रहता है। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ अस्तित्व में रहता है। और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए एकदम से स्वतंत्र है। केंद्र अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए स्वतंत्र है, राज्य अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए स्वतंत्र है। और संघात्मक शासन प्रणाली में जितना महत्व केंद्र का होता है उतना ही महत्व राज्य का भी होता है। जितना महत्व केंद्र का होता है उतना ही महत्व राज्य का भी होता है। मतलब यहां पर ना तो कभी केंद्र का विनाश हो सकता है और ना ही कभी राज्य का विनाश हो सकता है। यहां पर ना तो कभी केंद्र का विनाश हो सकता है और ना ही कभी राज्य का विनाश हो सकता है, जिस कारण संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। जो संघात्मक शासन प्रणाली होता है, संघात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। देखिए, आपको
इसके अलावे संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होने के लिए कुछ और गुणों का होना आवश्यक है। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश होने के लिए कुछ और गुणों का होना आवश्यक है। जैसे संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान लिखित होना चाहिए। संविधान क्या होना चाहिए? लिखित। संविधान लिखित होना चाहिए। दूसरा, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। लिखित संविधान तो होना ही होना चाहिए, लिखित संविधान के साथ साथ जो है संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। इसके बाद अगला, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। अगला गुण है न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। ये सब गुण होने चाहिए, तब जाकर यह माना जाता है कि उस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। तब यह माना जाता है कि उस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का संविधान लिखित है। अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है। अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र राज्य के काम में दखल नहीं कर सकता है और राज्य केंद्र के काम में दखल नहीं कर सकता है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, दो भाई के बीच पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ। अब किसी को, दोनों को बंटवारा हुआ तो दोनों भाई अपने अपने खेत में काम करने के लिए स्वतंत्र है। जिसको मन है खेत को पड़ती रखना है वह अपने खेत को पड़ती रखेगा। जिसको मन है फसल उगाने का वह अपना फसल उगाएगा। अगर किसी को मन है हमको टमाटर उगाना है तो वो अपना टमाटर उगाएगा। अगर किसी को मन है हमको भिंडी उगाना है तो अपना भिंडी उगाएगा। दोनों भाई अपने अपने भूमि पर काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। दोनों भाई अपने अपने भूमि पर काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। जिसको जो करना है वो करे। और बंटवारा होने के बाद कोई किसी के काम में हस्तक्षेप न के बराबर ही करता है, नहीं ही करता है। तो वही है संघात्मक शासन प्रणाली। यहां पर केंद्र ना राज्य के काम में हस्तक्षेप करता है और राज्य ना तो केंद्र के काम में हस्तक्षेप करता है। राज्य ना तो केंद्र के काम में हस्तक्षेप करता है। तो यह है संघात्मक शासन प्रणाली। अब हम कैसे यह बात कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें संघात्मक गुण है, संघात्मक गुण है। यह बात हम इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि भारत का संविधान लिखित है। दूसरा, क्योंकि भारतीय राजनीतिक परंपरा में संविधान सर्वोच्च है। तीसरा, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये तमाम आधार है जिसके आधार पर हम यह बात कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक गुण देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में संघात्मक गुण या संघात्मक विशेषता देखने को मिलता। बात समझे? हैं? समझ गए ना? चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट की ओर। मतलब भारतीय संविधान में तो संघात्मक गुण है, लेकिन इसका झुकाव किस ओर है? एकात्मकता की ओर। तो इसका झुकाव एकात्मकता की ओर कैसे है, इस बात को आगे हम लोग समझेंगे। और इस बात को आप तब समझ पाएंगे जब आप एकात्मक शासन प्रणाली को समझ लेंगे। एकात्मक शासन प्रणाली को अब हम लोग समझने जा रहे हैं।
देखिए, एक बात तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि एकात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण है ब्रिटेन। और एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में भी केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में होता है। एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में भी केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में होता है। तो ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन में भी केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में है। ब्रिटेन में भी केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में है। लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होता है। केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होता है। केंद्र के पास ज्यादा शक्ति होता है। एक प्रकार से कहिए, सारी शक्ति केंद्र में निहित होता है। सारी शक्ति केंद्र में निहित होता है। केंद्र अगर चाहे तो राज्य को कुछ शक्ति दे सकता है, और केंद्र अगर चाहे तो राज्य को शक्ति नहीं भी दे सकता है। मतलब वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व हो, लेकिन ज्यादातर शक्ति केंद्र के पास हो। ज्यादातर शक्ति केंद्र के पास हो। राज्य के पास थोड़ा बहुत शक्ति हो या शक्ति नहीं भी हो। तो अब सारी शक्ति केंद्र में है, तो केंद्र का कभी विनाश होगा? सब शक्ति केंद्र में है तो केंद्र का विनाश कैसे होगा? कभी होगा? नहीं होगा। राज्य में कुछ शक्ति है और नहीं भी हो सकता है, तो राज्य का विनाश हो सकता है। यही कारण है कि एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। अब एकात्मक शासन प्रणाली के और गुण यह है कि संविधान लिखित भी हो सकता है या लिखित नहीं भी हो सकता है। एकात्मक शासन प्रणाली में होता है क्या? एकात्मक शासन प्रणाली में होता है कि यहां पर संविधान लिखित हो भी सकता है और लिखित नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और संविधान सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है। और यहां पर आपको एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में एकल नागरिकता देखने को मिलेगा। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन की अगर आप बात करेंगे तो ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। और भारत के संविधान की हम बात करें तो भारत के संविधान ने भी भारत में एकल नागरिकता को लेकर प्रावधान किया है। दूसरी बात, एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, विशेष परिस्थिति में सब शक्ति केंद्र अपने पास ले लेता है। एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, विशेष परिस्थिति में केंद्र सब शक्ति अपने पास ले लेता है। और भारत में
यह चीज आपको देखने को मिलेगा कि विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार सर्वे सर्वा हो जाता है। जैसे अगर देश में आपातकाल लागू हुआ, राज्य सरकार का शक्ति भी केंद्र सरकार अपने पास ले लेता है। जैसे जब कोविड आया था भारत में, तो सब काम को कौन देख रहा था? राज्य सरकार। मोदी जी पूरा पावर, पूरे देश का पावर अपने हाथ में ले लिए थे, हां या ना? इसके बाद आपको भारत में अगर आप देखेंगे तो भारत में एकहरी न्यायपालिका है, एकहरी और एकीकृत न्यायपालिका है। एकहरी और एकीकृत न्यायपालिका है, यह बात हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही सभी प्रकार के कोर्ट आते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन आते हैं। तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान को लेकर हम यह बात कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मकता की ओर है। एकात्मकता की ओर झुका है, मतलब यहां पर विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार सर्वे सर्वा हो जाता है। केंद्र सरकार सर्वे सर्वा हो जाता है। केंद्र सरकार सर्वे सर्वा हो जाता है। तो देख रहे हैं, इसमें भी भारत ने ना तो अमेरिका की कठोरता वाली व्यवस्था को अपनाया है और ना ही पूरी तरीका से ब्रिटेन की एकात्मकता वाली व्यवस्था को अपनाया है, बल्कि दोनों के मिश्रण को भारत ने अपनाने का काम किया है। तो भारतीय संविधान में संघात्मक गुण है, लेकिन इसका झुकाव किस ओर है? एकात्मकता की ओर। भारतीय संविधान में संघात्मक गुण है, लेकिन इसका झुकाव किस ओर है? एकात्मकता की ओर। परीक्षा के लिहाज से यह बात याद रखना आपके लिए जरूरी है। कुछ समझ पाए हैं? समझना चाहिए आपको, ठीक है? इतना अच्छा से समझाए हैं, अब भी नहीं समझिएगा तो भारी दिक्कत। अब देखिए, एक बात पूछा जाता है, भारत कैसा राष्ट्र है? मतलब भारत अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। भारत की अगर हम बात करें तो जो भारत है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। भारत ऐसा राज्य, समझे बात को? समझ गए ना? हाँ, तो ठीक है, यहां पर बहुत कुछ आपको याद करना है। बताइए, भारतीय संविधान में लिखित गुण कैसा है? लिखित गुण और इसका झुकाव किस ओर है? संघात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन देश है? कौन देश है? एकात्मक शासन प्रणाली का कौन देश है? कौन देश है? ब्रिटेन ना। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है आपको कैसी शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व होता है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र होता है। संघात्मक ना, लिखित संविधान का होना किस शासन प्रणाली की विशेषता? संविधान का सर्वोच्च होना किस शासन प्रणाली की विशेषता है? न्यायपालिका का स्वतंत्र होना। अच्छा, वैसी शासन प्रणाली
जिसमें केंद्र के पास ज्यादा शक्ति हो राज्य के तुलना में, क्या कहलाता है? एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों का बेहतरीन उदाहरण कौन है? ब्रिटेन है। और एकात्मक शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? और एकात्मक शासन प्रणाली में जो है आपको लिखित संविधान होना जरूरी है। संविधान लिखित हो भी सकता है और नहीं, संविधान सर्वोच्च हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में एकल नागरिकता होती है और विशेष परिस्थिति में सारी शक्ति केंद्र के पास चली जाती है ना? चलिए ठीक है, तो इतना बात क्लियर है ना? लिखिए तो थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये तो संघात में एकात्मक में बहुत टाइम हो गया है। मेन यही था भी इस चैप्टर में, यही सब चीज समझना मेन था ही। लिखिए संघात्मक शासन प्रणाली। चलिए, संघात्मक शासन प्रणाली 2-3 लाइन लिखाएंगे, लिखिए। लिखिए संघात्मक शासन प्रणाली, लिखिएगा। वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हो कोई भी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करे, उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। इस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन
कहा जाता है। इस शासन प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न है। इस शासन प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न है। प्रमुख गुण निम्न है। एक नंबर में लिखित संविधान होना चाहिए। एक नंबर में लिखित संविधान होना चाहिए। 2 नंबर में संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। 3 नंबर में स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, या स्टार मार के लिखिएगा। संघात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका को माना जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका को माना जाता है। आगे एकात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक शासन प्रणाली डैश देकर वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र के पास ज्यादा शक्ति हो, वह अपने सुविधा अनुसार राज्यों को वह अपने सुविधा अनुसार राज्यों को शक्ति प्रदान करता हो। एकात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। इस शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इस शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, इस शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है।
इस शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन को माना जाता है। इस शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन को माना जाता है। इस शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन को माना जाता है। नोट देकर लिखिएगा, NOT नोट। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन वाला देश है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन वाला देश है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन वाला देश है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन वाला देश है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन वाला देश है। चलिए, याद रखिएगा, जितना समझाएं उतना याद हो न गया है, कोई दिक्कत नहीं न है। आइए अब आगे समझते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। आइए, आज तो समझाते जा रहे थे, याद करवाते जा रहे थे, याद करवाने का तो कोई झंझट नहीं न है। आइए अब थोड़ा सा और समझते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान को आप पढ़ेंगे तो जो भारत का संविधान है वह वयस्क मताधिकार की बात करता है। वयस्क मताधिकार की बात करता है। यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। क्या है वयस्क मताधिकार, इसको आप समझिएगा। देखिए, भारत में जब चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होने प्रारंभ हुए, मतलब भारत में जब वैसे चुनाव होने प्रारंभ हुए जिस चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करना शुरू किया। स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआती दौर में भारत में सभी को मतदान करने का अधिकार नहीं था। स्टार्टिंग में महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थी। पुरुष भी सीमित पुरुष मतदान कर सकते थे, सीमित पुरुष मतदान कर सकते थे, सीमित लोग मतदान कर सकते थे। जो शिक्षाविद लोग हैं, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजे महाराजे हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो सरकार को टैक्स दिया करता था, वही सब मतदान किया करता था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में, और फिर जब हमारा संविधान बना, तो हमारे भारत देश के संविधान में भारत के वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार दिया। भारत के वैसे नागरिक जो वयस्क हैं उसे मतदान करने का अधिकार दिया। पहली बार लोकसभा के चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 में समाप्त हुआ। इस लोकसभा के चुनाव में मतदान करने की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी। उस समय भारत में 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को वयस्क माना जाता था। तो पहली बार जब 1951-52 में लोकसभा के चुनाव हुए तो भारत की वैसी वयस्क जनता
जिसका उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक था, उन्होंने मतदान करने का काम किया। फिर आपको 1957 में, 1962 में, 1967 में, 1971 में, 1977 में, 1980 में, 1984 में, ये तमाम वर्ष में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, इस चुनाव में 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र की भारत की वयस्क जनता ने मतदान करने का काम किया। 1984 के लोकसभा चुनाव में 1984 में हुआ क्या था कि 1984 में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी की हत्या का सिंपैथी राजीव गांधी के साथ काम आया और 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 400 से अधिक लोकसभा सीट जीती। आज तक के भारतीय चुनाव के इतिहास में सिर्फ एक प्रधानमंत्री 400 से अधिक लोकसभा सीट जीता है, वह है आपको राजीव गांधी। राजीव गांधी, पंडित नेहरू तक भी 400 सीट नहीं जीत पाए थे, राजीव गांधी 400 सीट जीते। और मुख्य था इंदिरा गांधी की हत्या का सिंपैथी। लोग उलट पुलट करके कांग्रेस को मतदान कर दिया था, 400 से अधिक सीट कांग्रेस जीता था। फिर राजीव गांधी 1984 से 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाला में आया। बोफोर्स घोटाला में राजीव गांधी का नाम आया और बाद में जाकर दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी को निर्दोष भी साबित कर दिया, लेकिन उनका नाम बोफोर्स घोटाला में आया, जिस वजह से उनके चरित्र पर एक दाग लगा और उनके सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दिया कि आप 1989 का लोकसभा चुनाव हार रहे हैं। और उनके सलाहकारों ने यह भी कहा कि आप युवाओं के बीच लोकप्रिय है, युवा आपको काफी ज्यादा चाहते हैं और अभी तक देश में सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही बने हैं। मात्र 40 वर्ष के उम्र में वे प्रधानमंत्री बन गए थे, मात्र 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। तो राजीव गांधी को डर सताने लगा कि चुनाव हार जाएंगे, युवाओं के बीच लोकप्रिय थे। तो राजीव गांधी की सरकार के द्वारा चुनाव जीतने के उद्देश्य से 61वां संविधान संशोधन करते हुए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 ईस्वी में। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 ईस्वी में और यह संविधान संशोधन लागू हुआ 1989 ईस्वी में। 61वां संविधान संशोधन हुआ 1988 में और यह संविधान संशोधन लागू हुआ 1989 में। और 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है राजीव गांधी की सरकार ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया और तब से लेकर आज तक मतदान की आयु 18 वर्ष ही है। और भारत की वैसी वयस्क जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, भारत की वैसी वयस्क जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, वह लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान कर सकती है, लेकिन उसके लिए मतदाता सूची में नाम भी आपका होना जरूरी है। इसके बाद आपको वयस्क मताधिकार अगर देखा जाए तो वयस्क मताधिकार हम भारतवासियों का संवैधानिक अधिकार है। वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें तो जो वयस्क मताधिकार है ये हम भारतवासियों का संवैधानिक अधिकार है। वयस्क मताधिकार हम भारतवासियों का संवैधानिक अधिकार है,
क्योंकि मतदान करने का अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 को पढ़िए। अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 यह कहता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। इसका मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भारत की वयस्क जनता पार्टिसिपेट करेगी, मतलब वैसी जनता जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है, मतलब आपको मतदान करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 326। मतलब मतदान करना हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। समझे बात को? बताइए, भारत के संविधान में किस प्रकार के मताधिकार की चर्चा है? शुरू में मतदान करने का न्यूनतम उम्र कितना था? मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। पूरा क्वेश्चन सुनेगा। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस प्रधानमंत्री ने किया? किस संविधान संशोधन के? 61वां संविधान संशोधन हुआ कब? 1900। यह लागू कब हुआ? 1900। मतदान करना हमारा कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार ना। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। यह बात कौन अनुच्छेद का? अनुच्छेद 300। कौन अनुच्छेद का था? अनुच्छेद 326 ना। चलिए, और सब बताइए। हाँ, और सब कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो हम तो सोचे थे आज खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म नहीं हो पाया। अब ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? तो आगे अगले क्लास में खत्म कर देंगे। बायोलॉजी एक चैप्टर खत्म हुआ जी? नहीं हुआ है। कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 2 क्लास और लगेगा? 3 क्लास? 3 क्लास आज कल परसों। अच्छा ठीक है, जब खत्म हो। हम तो कल खत्म कर देंगे। पॉलिटी का स्पीड ठीक है ना? हाँ, तो अब इससे ज्यादा स्पीड होना भी नहीं चाहिए, समझे? चलिए, होमवर्क क्या दिए थे? ऑब्जेक्टिव ना। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। अगला होमवर्क है चैप्टर 3। जितना पढ़ाए हैं उतना। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के, और जितना विशेषता पढ़ाए है उतना, और साथ ही साथ पिछला 1-2 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रिवीजन। समझ गए? ये आपका होमवर्क है। इससे आगे हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। कल होमवर्क पूछेंगे, आज लेट हो